हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई एकदम से बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि हमने पीछे की क्लासों में पढ़ा था और हमें मालूम भी है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 10th का, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस वाले चैप्टर में हमारे पास दो ही टॉपिक हैं। एक है मानव नेत्र, यानी मानव नेत्र से संबंधित जितनी चीजें होंगी वो पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे इसमें टॉपिक है हमारा प्रिज्म। तो मानव नेत्र से संबंधित जितनी भी चीजें थी वो हमने पढ़ ली थी। मानव नेत्र क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है, इसके क्या क्या भाग होते हैं, इसमें क्या क्या दोष होते हैं, उन दोषों के क्या क्या कारण हैं और उन दोषों के क्या क्या निवारण है, सब चीजें हमने डिटेल में पढ़ लिया था। उम्मीद है सभी लोग देख के आए होंगे वो वाली क्लास। ठीक है, तो ये जो इसका जो दूसरे चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है इसमें वो है प्रिज्म। तो आज जो है हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि प्रिज्म क्या है। ठीक है, प्रिज्म के मतलब जो है प्रिज्म कोण क्या होता है, अपवर्तक पृष्ठ क्या है, तो सब चीजें आज हम प्रिज्म से संबंधित पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज हम देखेंगे प्रिज्म क्या है। देखो, तो हमें लिखना है प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में लिखना है? हमें प्रिज्म के बारे में। एक चीज हम एक बार फिर से देख लेंगे, यहाँ पे हमें किसके बारे में पढ़ना है? प्रिज्म के बारे में पढ़ना है। और जो टॉपिक हम आज क्लियर करेंगे वो क्या है? प्रिज्म के बारे में, मतलब प्रिज्म क्या है, अपवर्तक पृष्ठ क्या है, इसके कोण क्या है, विचलन कोण क्या होता है, और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो चाहे हमसे बोला जाए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन या प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, तो जो अपवर्तन होता है उसी से प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, वो चीजें अभी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिज्म क्या है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रिज्म। देखो इधर प्रिज्म हम लोगों को दिख रहा है, प्रिज्म बना होता है कांच का। पहली तो चीज हमें ये पता हो कि प्रिज्म किसका बना होता है। मालूम है किसका बना होता है? प्रिज्म बना होता है कांच का। प्रिज्म किसका बना होता है? कांच का बना होता है। कांच का, कांच का बना होता है। और कांच कैसा होता है? पारदर्शी। तो प्रिज्म कांच का एक पारदर्शी टुकड़ा होता है। प्रिज्म किसका टुकड़ा होता है? कांच का एक पारदर्शी टुकड़ा होता है, जिसकी दो सतहें कैसी होती हैं? जिसकी दो सतहें झुकी हुई होती हैं। जिसकी दो सतहें कैसी होती हैं? झुकी हुई होती हैं। ऐसे होता है प्रिज्म। प्रिज्म एक कांच का पारदर्शी टुकड़ा होता है, जिसकी दो सतहें कैसी होती हैं? झुकी हुई होती हैं। ऐसे होता है कांच का टुकड़ा। समझ में आया? और इसकी दो सतहें कैसी हैं? झुकी हुई हैं। होता किसका है? पहली चीज तो ये पता, प्रिज्म किसका बना होता है? कांच का। और कांच कैसा होता है? पारदर्शी। तो प्रिज्म किसका टुकड़ा होता है? कांच का एक पारदर्शी टुकड़ा होता है, जिसकी दो सतहें कैसी होती हैं? दो सतहें जो है वो झुकी हुई होती हैं। दो सतहें कैसी होती है? झुकी हुई होती हैं। अगर हम इसका डायग्राम मतलब देखेंगे, प्रिज्म का चित्र देखेंगे, तो ये देखो है प्रिज्म। ये हमें दिख रहा है यहां से यहां तक, ये पूरा क्या? ये है प्रिज्म। ये अभी लाल रंग, हरा हरा रंग, ये वाले रंग आ रहे हैं, वो हम प्रिज्म द्वारा प्रकाश का जब विक्षेपण पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। देखो यार, प्रिज्म जो है वो यहां से लेकर के ये कांच का पारदर्शी टुकड़ा है। कांच का कैसा टुकड़ा है? कांच का एक पारदर्शी टुकड़ा है। ठीक है, जिसकी दो सतहें, ये वाली दो सतहें क्या होती हैं? झुकी हुई होती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और इन सतहों को बोला जाता है अपवर्तक सतह। इन सतहों को कौन सी सतह बोला जाता है? इन सतहों को बोला जाता है अपवर्तक सतह, या इन्हें बोला जाता है अपवर्तक पृष्ठ। इन सतहों को या तो हम बोलेंगे अपवर्तक सतह, या क्या बोलेंगे? अपवर्तक पृष्ठ। ये चीज बोलेंगे। देखो इधर समझ में आ गया होगा। और जो अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण होता है, इस कोण को बोला जाता है प्रिज्म कोण। और इस प्रिज्म कोण प्रदर्शित करते हैं ए से। प्रिज्म कोण को किससे प्रदर्शित करेंगे? ए से। उम्मीद है प्रिज्म समझ में आ गया होगा। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म कोण क्या है, और अपवर्तक पृष्ठ क्या है। तीन चीजें अभी हमने बता दी है। प्रिज्म एक कांच का जो है पारदर्शी टुकड़ा होता है, जिसकी दो सतहें क्या होती हैं? झुकी हुई होती हैं। जिसकी दो सतहें कैसी हैं? झुकी हुई हैं। और ये इन झुकी हुई सतहों को क्या बोला जाता है? अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। और दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच, ये अपवर्तक पृष्ठ है, और अपवर्तक पृष्ठों के बीच का जो कोण होता है इसे बोला जाता है प्रिज्म कोण। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे प्रदर्शित करते हैं ए से। अब हम इसके बारे में लिख लेंगे, इसके बाद हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। देखो इधर, तो ये चीज लिख देंगे। सबसे पहली हेडिंग भाई लिखना है हमें प्रिज्म। मेरे भाई सबसे पहली हेडिंग हमें क्या लिखना है? सबसे पहली हेडिंग लिखना है हमें प्रिज्म। हेडिंग डाल के प्रिज्म के बारे में जो हमने बताया वही चीजें लिख देंगे। अब लिख तो आप सभी लोग खुद ही देंगे, लेकिन हम लिखा दे रहे हैं। देखो सर, प्रिज्म एक कांच का, प्रिज्म एक कांच का, कांच का पारदर्शी, प्रिज्म एक कांच का पारदर्शी टुकड़ा होता है, टुकड़ा होता है,
जिसकी दो सतहें झुकी हुई होती हैं, जिसकी दो सतहें झुकी हुई होती हैं। इन झुकी हुई सतहों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। इन्हें कौन से पृष्ठ बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है अपवर्तक पृष्ठ। क्यों अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ इस वजह से कहते हैं क्योंकि इन्हीं सतहों से प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। और जिस सतह से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे बोला जाता है अपवर्तक सतह, या यहाँ पे अपवर्तक पृष्ठ। दूसरे नंबर, अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण बना होता है उसे क्या बोला जाता है? प्रिज्म कोण कहते हैं। तो यहीं पे लिख देंगे तथा अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। किस चीज को ए से प्रदर्शित करते हैं? प्रिज्म कोण को ए से प्रदर्शित करते हैं। ये जो है हमने लिख दिया, प्रिज्म क्या है, अपवर्तक पृष्ठ क्या है, प्रिज्म कोण क्या है, और प्रिज्म कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं। तो प्रिज्म कोण को मेरे भाई हम किससे प्रदर्शित करते हैं? प्रिज्म कोण को हम प्रदर्शित करते हैं ए से। अगला हमें लिखना है विचलन कोण। अगला किसके बारे में लिखना है? हमें विचलन कोण के बारे में लिखना है। तो लिखेंगे हम विचलन कोण के बारे में यहाँ पे भाई हम किसके बारे में लिखेंगे? विचलन कोण के बारे में लिखेंगे। देखो इधर विचलन कोण क्या है। पहली तो चीज ये पता हो कि विचलन कोण को हम प्रदर्शित किससे करते हैं। तो विचलन कोण को हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा से। विचलन कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा से। पहले समझ लेंगे हम विचलन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं। भाई जैसे हम प्रिज्म कोण को हमने किससे प्रदर्शित किया? ए से। पहले चैप्टर में पढ़ा था हमने कि आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। अपवर्तन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। वैसे ही विचलन कोण को हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा से। प्रतीक चिन्ह पता हो विचलन कोण का, तो ये है विचलन कोण का प्रतीक चिन्ह। विचलन कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। अब होता क्या है विचलन कोण, वो समझना है। ऐसे समझ लो विचलन कोण को हमें जाना है ऐसे सीधे। ये हमारी है सीधी रास्ता, ये रोड है। ये क्या जा रहा है? ये यहाँ पे रोड है। विचलन कोण समझना है हमें। देखो इधर विचलन कोण कैसे समझेंगे? ये पूरा ये है एक रास्ता। ये क्या है? रास्ता है। ये है रास्ता, ठीक है। रोड बना, ये क्या है? रास्ता। इस रास्ते पे हमें जाना कैसे था? हमें जाना था सीधे। इस रास्ते पे हमें कैसे जाना था? सीधे जाना था। समझ में आया? हमें जाना था सीधे बिल्कुल। अब आगे कोई चीज मिल गई है, उसके कारण जो है हम किधर निकल गए? हम निकल गए ऐसे। आगे कोई दिख गया इधर हमें, आगे इधर हमें क्या दिख गया? कोई दिख गया है। तो जाना तो हमें सीधे था, कोई अवरोध आ गया है। समझ में आया? अवरोध समझते हो? कोई अवरोध आ गया है। जाना हमें सीधे था, जाना हमारा रास्ता सीधे था, लेकिन कोई अवरोध आ गया, कोई चीज ऐसी आ गई बीच में, कोई बैठा मिल गया यहाँ पे, तो हमें सीधे नहीं निकल पाए। हम किधर निकल गए? हम उस अवरोध के कारण हम इधर निकल गए। हमारा रास्ता कौन सा था? हमारा रास्ता था ये। लेकिन हम कितना कोण पे विचलित हो गए? इतने कोण पे विचलित हो गए। तो इतने कोण पे विचलित हुए, इसी चीज को क्या बोला जाए? विचलन कोण। समझ में आया? जाना ये पूरा रोड है, जाना हमें सीधे था, कोई अवरोध आ गया, कोई ऐसी चीज दिख गई है, हम डर गए हैं, तो हम सीधे ना जाके एकदम से हम इधर निकल गए। समझ में आया? इधर निकल गए। इसका मतलब हम जो कितने कोण से हम विचलित हो गए। हमें जाना ऐसे था, हम कितने कोण से विचलित हो गए? इतने कोण से विचलित हो गए। तो इसी कोण को बोला जाता है विचलन कोण। और विचलन कोण को हमने बताया किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा से। दूसरे नंबर पे एक और इसमें पॉइंट आएगा, अल्पतम विचलन। अल्पतम विचलन भी आएगा इसमें। तो अभी समझ लो यहाँ पे अल्पतम विचलन क्या है। अल्पतम विचलन क्या है?
अल्पतम विचलन यानी कि मिनिमम विचलन होगा। मिनिमम तो हम एम से लिखते हैं, मैक्सिमम मैक्स से लिख देते हैं, तो मिनिमम को हम किससे प्रस्तुत करेंगे? डेल्टा एम से। अब इस अवरोध के कारण, इस अवरोध के कारण ऐसे लिख देंगे, ऐसे हमें जाना ऐसे सीधे था, लेकिन इस अवरोध के कारण हम बहुत छोटा सा विचलित हुए, बहुत सूक्ष्म विचलित हुए, बिल्कुल छोटा सा, समझ में आया? बहुत कम विचलित हुए, ऐसे करके जाना हमें ऐसे सीधे था, लेकिन हम बहुत कम विचलित हुए। तो विचलन कोण तो हुआ, विचलन तो हुए हम, लेकिन बहुत सूक्ष्म विचलित हुए। तो सूक्ष्म विचलित हुए यानी कि मिनिमम विचलित हुए, तो इसे किससे प्रस्तुत कर देंगे? डेल्टा एम से। समझ में आ गया नहीं आया? उम्मीद है विचलन कोण समझ में आ गया होगा। तो विचलन कोण को मेरे भाई किससे प्रस्तुत करते हैं? विचलन कोण को हम प्रस्तुत करते हैं एम से। वो विचलन कोण को हम किससे प्रस्तुत करते हैं? डेल्टा से। और अल्पतम विचलन कोण को हम किससे प्रस्तुत करते हैं? डेल्टा एम से। तो विचलन कोण क्या है? प्रकाश द्वारा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश जितने कोण से विचलित होता है, तो यहां पर लिख देंगे विचलन कोण के बारे में एक पॉइंट लिख देंगे। वैसे इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन हम लिख देंगे, ठीक है? विचलन कोण लिखो इसमें, प्रिज्म द्वारा प्रकाश अपने मार्ग से जितने कोण पर विचलित होता है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश, प्रिज्म द्वारा प्रकाश अपने मार्ग से, अपने मार्ग से जितने कोण पर विचलित होता है, जितने कोण पर विचलित होता है, विचलित होता है, उसे विचलन कोण कहते हैं, उसे विचलन कोण। और इसे किससे प्रस्तुत करते हैं? डेल्टा से। सफिक्स में डेल्टा लिख देंगे। इसे विचलन कोण कहते हैं। कौन सा कोण बोला जाता है? विचलन कोण कहते हैं, ठीक है? अब हमें लिखना है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा क्या लिखेंगे? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अगली हेडिंग है हमारी भाई प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। यहां पे लिखेंगे प्रिज्म द्वारा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अथवा इसी चीज को हमसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, अथवा प्रिज्म के, अथवा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। समझ में आया? ऐसे भी पूछा जा सकता है हमसे, हमसे बोला जाए कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अथवा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है। तो अपवर्तनांक हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि अपवर्तनांक हम किससे प्रस्तुत करते हैं? एन से। और एन बराबर क्या होता है? एन बराबर होता है साइन आई अपॉन क्या होता है? साइन आर। तो जब भी हम अपवर्तनांक निकालेंगे, तो यहाँ पे आई का मान बताओ, आर का मान बताओ, फॉर्मूले लिख देंगे, एन बराबर साइन आई का मान लिख देंगे, आर का मान लिख देंगे, अपवर्तनांक का सूत्र हो जाएगा। सीधी सी बात यह है कि जब भी हम अपवर्तनांक का सूत्र निकालेंगे, तो प्रकाश का पहले तो अपवर्तन करना है, क्योंकि आई और आर तभी आएंगे जब प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन होगा। समझ में आया? तो पहले तो हम प्रकाश का प्रिज्म द्वारा क्या करेंगे? अपवर्तन। और अपवर्तन करने के बाद वहां पे आई आएगा, फिर क्या आएगा? आर आएगा। और उस आई आर का जो मान आएगा, उसी मान को हम इस वाले सूत्र में लिख देंगे, क्योंकि स्नेल का नियम पहले चैप्टर में पढ़ा है हमने। एन बराबर क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। तो इसमें हम आई का मान रखेंगे, आर का मान रखेंगे, एन का फॉर्मूला आ गया, सीधी सी बात है। तो यही चीज हमें लिखना है। देखो इधर, तो सबसे पहले तो हमें एक बनाना है प्रिज्म। सबसे पहले हमें क्या बनाना है? सबसे पहले तो एक बनाना है हमें प्रिज्म। तो यहाँ पे हम एक प्रिज्म बनाएंगे। ये हमने क्या बनाया? एक प्रिज्म बनाया यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे हम बनाएंगे एक प्रिज्म। क्या बनाएंगे? प्रिज्म बनाएंगे। देखो इधर, ये भाई हमारा बन गया है प्रिज्म। इधर खींच लूं प्रिज्म को, सही दिखेगा। देखो इधर, ये क्या बन गया? ये बन गया है प्रिज्म। प्रिज्म का नाम दे देंगे हम सबसे पहले। इस वाली सतह का नाम लिख देंगे ए, इस वाली सतह का क्या नाम लिख देंगे? बी, और इस वाली सतह का क्या नाम लिख देंगे? सी। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये झुके हुए पृष्ठ हमने बताया था, इन पृष्ठों को क्या बोला था? अपवर्तक पृष्ठ।
इन पृष्ठों को क्या बोला जाता है? अपवर्तक पृष्ठ। और इनके बीच जो ये कोण बना है इसे बोला जाता है प्रिज्म कोण, और इस प्रिज्म कोण को किससे प्रस्तुत करते हैं? ए से। प्रिज्म का अपवर्तन मतलब जो है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन करना है, तो अपवर्तन में क्या होता है? प्रकाश की किरण आपतित कराई जाएगी, यहाँ पे प्रकाश की किरण क्या कराएगी? ये आपतित कराएगी, ऐसे करके इस प्रिज्म पर एक प्रकाश की किरण ऐसे करके क्या कराएगी? ये आपतित कराएगी। ये यहां से ये प्रिज्म से प्रकाश की किरण आपतित कराएगी है। अब जो ये किरण जाएगी तो इस किरण का क्या होगा? यहाँ पे इस किरण का होगा यहाँ पे अपवर्तन। इस किरण का इस प्रिज्म द्वारा क्या होगा? अपवर्तन। तो इस पे टकराएगी। जब यहाँ पे वायु है, इधर कांच है, तो वायु से कांच में जा रही वायु कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। और ये कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण तो अविलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमें अविलंब भी दिखाना है यहाँ पे, क्योंकि अपवर्तन होगा और अपवर्तन में अविलंब जरूरी है दिखाना, तो यहाँ पे हम अविलंब दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये हो गया अविलंब। इस पृष्ठ पर अगर लंबवत रेखा खींच देंगे तो इस लंबवत रेखा को क्या बोला जाए? अविलंब। जाना इसको सीधे था, ऐसे जाना इस प्रकाश की किरण को कैसे था? जाना था इस प्रकाश की किरण को ऐसे सीधे, जाना था इस प्रकाश की किरण को ऐसे सीधे, लेकिन बीच में प्रिज्म आ गया है। बीच में कौन आ गया? प्रिज्म। जाना ऐसे सीधे था, बीच में आ गया प्रिज्म। जब ये प्रिज्म आ गया है तो यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। तो ये और दूसरी चीज सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, विरल से किस में जा रही है? सघन में। तो ये अविलंब की ओर झुक जाएगी। जाना इसको सीधे था, जाना इसको कैसे था? जाना इसको ऐसे सीधे था, जाना इसको ऐसे सीधे था, सीधे ना जाके अब ये अविलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी। अविलंब किधर है? नीचे की तरफ। तब ये अविलंब की ओर झुक गई और ये ऐसे निकल गई। समझ में आया? अब यहाँ पे फिर से इसका अपवर्तन होगा, फिर से इसका क्या होगा? अपवर्तन होगा, क्योंकि पहले ये वायु थी, इधर इधर क्या थी? इधर थी वायु। पहले वायु से किसमें गया था? कांच में। अब ये कांच के अंदर पहुंच गई है, अब कांच से किसमें जा रही है? वायु में। अब ये कांच से जब वायु में जाएगी फिर यहाँ पे दोबारा से अपवर्तन होगा। पहले विरल से सघन में जा रही थी, अब सघन से किसमें जाएगी? विरल में। फिर यहाँ पे एक अविलंब हमें खींचना है, क्योंकि दोबारा से अपवर्तन होगा, तो दोबारा से अपवर्तन होगा तो यहाँ पे हमें इस वाले पृष्ठ पर क्या खींचना है? फिर से एक अविलंब खींचना है। तो यहाँ पे हम एक अविलंब फिर से खींच देंगे और डॉटेड लाइन से हम अविलंब खींचेंगे। कैसी लाइन से अविलंब खींचेंगे? डॉटेड लाइन से। तो दो अविलंब हो गए हमारे पास। कितने अविलंब हो गए हमारे पास? दो अविलंब हो गए। एक अविलंब ये, एक अविलंब ये। अब प्रकाश की किरण कैसे जा रही है? सघन से विरल में। और जब सघन से विरल में जाती है, सघन से किस में जाती है? विरल में। जब ये सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। ऊपर अविलंब है, जाना इसको यहाँ पे कैसे था? सीधे। सीधे नहीं जाएगी, अगर ऊपर चली गई तो अविलंब की ओर चली गई, लेकिन अविलंब की ओर नहीं जाएगी, अविलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। तो ये जब अविलंब से दूर हटेगी तो ये किधर निकल जाएगी? नीचे की तरफ निकल जाएगी। किधर निकल जाएगी? नीचे की तरफ, ऐसे करके ये निकल जाएगी। इतना पॉइंट समझना है सभी को, ठीक है? प्रकाश से अपवर्तन हो गया, ये वो प्रिज्म का, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन हो गया। जाना ऐसे 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 गई प्रकाश की किरण, फिर इसके अंदर ऐसे हुई, फिर इधर आई है। ठीक। अब यहाँ पे हम कोणों के नाम दे देंगे। क्या क्या नाम है कोणों के? देखो इधर कोण के नाम दे देंगे। ये प्रिज्म द्वारा प्रकाश का हो गया अपवर्तन। अब इन सभी कोणों के नाम दे देंगे। देखो इधर क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो शायद अच्छा दिखेगा, बड़ा दिखेगा। देखो इधर कोणों के नाम देंगे। तो यहाँ पे हमें मालूम है ये है विलंब और ये है आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? ये वाली भाई किरण कौन सी है? ये है अविलंब, ये है आपतित किरण। और अविलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या होता है? आपतन कोण। और आपतन कोण को किससे प्रस्तुत करते हैं? आई से। ठीक है। ये अपवर्तित किरण और अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण क्या बोला जाता है? अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण को किससे प्रस्तुत करते हैं? आर से। हो गया आर। ये भी अपवर्तित किरण, ये अविलंब। तो ये अविलंब है, अपवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या होगा? अपवर्तन कोण। इसे भी आर से प्रस्तुत करेंगे। अब एक कोण R1 ले लेंगे, एक कोण क्या ले लेंगे? R2। उम्मीद है ये वाला यहां तक समझ में आया होगा। क्योंकि ये अविलंब है, ये आपतित किरण है, तो आपतित किरण अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण। किससे प्रस्तुत करेंगे? आई से। ठीक है। अंदर वाली ये जो लाइन है वो अपवर्तित किरण है, तो अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण आर हो जाएगा। फिर अंदर ये दूसरा अविलंब है, ये अपवर्तित किरण है, तो ये भी अपवर्तन कोण आर हो जाएगा। तो एक अपवर्तन कोण को आर से प्रस्तुत करेंगे, एक अपवर्तन कोण को R1 से और एक अपवर्तन कोण को R2 से।
ये अभिलंब, ये है निर्गत किरण। तो अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बना जो कोण होता है उसे बोला जाता है निर्गत कोण। समझ में? और निर्गत कोण को या तो हम ई से प्रस्तुत कर देते हैं या निर्गत कोण को भी हम किससे प्रस्तुत करते हैं? आई से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई। तो ये हो जाएगा I1 और ये हमने मान लिया I2। एक को मान लिया I1 और एक क्या मान लिया I2। अब यहाँ पे बहिष्कोण दिखाना है। कौन सा कोण दिखाना है? बहिष्कोण। बहिष्कोण हमने पीछे बता दिया था क्या होता है बहिष्कोण। हमने बताया था कि अपने मार्ग से जितना विचलित होगी उसी को क्या बोला जाएगा? बहिष्कोण। जाना इसको कैसे था? सीधे ऐसे, लेकिन ये निकल कैसे गई? ऐसे। तो ये कितना विचलित हुई है? ऐसे ही तो निकल के आएगा, इतना विचलित हुई है। तो इतना ये विचलित हुई है, इसी कोण को क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा विचलन कोण। और इसे किससे प्रस्तुत किया जाएगा? डेल्टा से। समझ में आया? जाना इसको कैसे था? ऐसे सीधे, लेकिन ये चली कैसे गई? ऐसे। तो इसको हमने पीछे बढ़ाया है, देखा है कि कितने कोण से विचलित हुई है। तो ये इतने कोण से विचलित हुई है। इस वाले कोण को क्या बोल दिया हमने? विचलन कोण। अब अंदर वाले दो कोण और हैं, ये वाले कोण और दिखा देंगे। देखो इधर अंदर के दो कोण और हैं, वो वाले दिखा देंगे। अब ये जो विचलन कोण डेल्टा आया है, विचलन कोण ये जो डेल्टा आया, ये है त्रिभुज का बहिष्कोण। ये इस त्रिभुज का क्या है? बहिष्कोण है। कौन से त्रिभुज का बहिष्कोण है? यहाँ पे हम नाम लिख देंगे, इन सभी के नाम भी दे देंगे। यहाँ पे इसे नाम दे देंगे हम ए बी सी हो गया, ये हो जाएगा डी मान लिया है, डी। यहाँ पे मान लेंगे ई, ये वाला पॉइंट मान लिया एफ, ये वाला पॉइंट मान लिया हमने जी। ए बी सी डी ई एफ जी। अब ये जो डेल्टा है वो त्रिभुज डीईजी का बहिष्कोण है। त्रिभुज कौन सा है? डीईजी का बहिष्कोण। बहिष्कोण क्या है? मैथ में पढ़ा होगा बहिष्कोण क्या होता है। ऐसे होता है बहिष्कोण, जैसे कि ये त्रिभुज बना है और त्रिभुज में ऐसे ये वाला कोण क्या है? ये वाला कोण बोला जाता है बहिष्कोण। यानी कि त्रिभुज के बाहर वाला कोण जो है वो क्या है? बहिष्कोण है। ये बहिष्कोण हो जाएगा, या ये वाला निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा? बहिष्कोण हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे हमें एक त्रिभुज दिख रहा है डीईजी, तो डीईजी का जो डेल्टा है वो क्या है? बहिष्कोण है। और बहिष्कोण हम जानते हैं कि अंदर वाले त्रिभुज से सुदूर स्थित कोणों के योग के बराबर होता है। देखो इधर, अब यहाँ पे इस वाले कोण का तो मान हमें मालूम है, इस वाले कोण का मान कितना है? इस वाले कोण का मान है R1। देखो इधर, ये यहां से, ये यहां से, ये क्रॉस वाले कोण जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ में आया? ये लाइन ऐसे आई है, ये लाइन ऐसे आई है। अगर ये वाला कोण I1 है, ये वाला कोण I1 है, तो ये वाला पूरा कोण क्या होगा? I1। लेकिन हमें पूरा नहीं निकालना, हमें कितना निकालना है? इतना निकालना है। तो ये पूरा I1 है, तो ये वाला पूरा I1 होगा, लेकिन नीचे का R1 है, तो ये क्या बचेगा? ये बचेगा I1 माइनस का कितना हो जाएगा? R1। यहाँ पे अगर ऐसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा I2 और I2 माइनस का R2। ये I2 माइनस R2 कहां से आया? इधर वाला जी ये I2 है, तो ये वाला पूरा क्या हो रहा है? I2। यहां से लेकर के यहां तक पूरा क्या हो रहा है? I2। लेकिन नीचे वाला R2 है, तो I2 माइनस का क्या हो रहा है? I2। I2 माइनस R2। बस ये अंदर वाले कोण समझना है, एक बहिष्कोण समझना है। तो इस त्रिभुज में ये क्या है? बहिष्कोण है। ठीक है, समझ में आ गया। बस इतना ही हमें लिखना है प्रकाश के अपवर्तन में। किसके अपवर्तन में लिखना है? प्रकाश के अपवर्तन में। अगर हमसे बोला है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो यही चीज यहाँ पे हमें बना देनी है। ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। और ये प्रकाश का अपवर्तन किसके द्वारा हुआ है? बताओ। प्रकाश का जो अपवर्तन हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? किसके द्वारा हुआ ये प्रकाश का अपवर्तन? ये हुआ है प्रिज्म के द्वारा। किसके द्वारा हुआ? ये प्रिज्म के द्वारा हुआ है प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हिंदी अगर लिखना है तो थोड़ा पॉइंट हिंदी के भी लिख देंगे। देखो हिंदी में क्या लिख देना है? हिंदी में ये लिख देना है, इसमें ऐसे करके लिख देना है हिंदी में, इधर लिख देंगे अलग। इसमें लिखेंगे माना कोई, जैसे हमने ये बनाया वही लिखेंगे। माना कोई प्रिज्म एबीसी जिसका प्रिज्म कोण ए है, जिस पर कोई किरण जो है ई की ओर आपतित होती है, जो ईजी दिशा में जाकर जो है, जो चित्रानुसार प्रिज्म से क्या हो जाती है? अपवर्तित हो जाती है। यहां पे लिखेंगे माना कोई प्रिज्म, माना कोई प्रिज्म, माना कोई प्रिज्म जिस पर, जिसका प्रिज्म कोण, जिसका प्रिज्म कोण ए है,
जिस पर कोई आपतित किरण चित्रानुसार अपवर्तित होकर निर्गत हो जाती है जिसका विचलन कोण डेल्टा है। जिसका विचलन कोण क्या है? डेल्टा। ये इतना अगर हमसे बोला है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्या, बस इतना ये बना देना, ये लिख देना, हो गया प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। पूछा नहीं जाता है वैसे, लेकिन ये भी समझ लो, अगर हमसे इसी में बोल दिया है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, मतलब जो है सूत्र स्थापित कीजिए, तो ये बना के इतना लिख देना और 2-3 लाइनें और लिख देना। देखो इसमें एक हमें त्रिभुज दिख रहा है, एक हमें चतुर्भुज दिख रहा है। कौन सा चतुर्भुज है यहाँ पे देखेंगे, एक चतुर्भुज दिख रहा है यहाँ पे। चतुर्भुज कौन सा है? AEFG। यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज AE कौन सा है? AEFG से एक चतुर्भुज यहाँ पे दिख रहा है। बस 2 ही पॉइंट लेना है इसमें, एक चतुर्भुज ले लेना है, और जब भी हम n का मान निकालेंगे तो एक चतुर्भुज ले लेना है, एक त्रिभुज ले लेना है। त्रिभुज ले लेंगे EFG। जब हम 2 ही चीजें लेनी है, एक चतुर्भुज लेना है, एक जो है त्रिभुज लेना है। पहले चतुर्भुज ले लेंगे, फिर बाद में क्या ले लेंगे? त्रिभुज। या हम त्रिभुज पहले लिख देंगे, बाद में चतुर्भुज ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें चतुर्भुज दिख रहा है यहाँ पे AE ऐसे करके AEFGA से। देखो इधर चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं वो मतलब उन कोणों का योग कितने अंश होता है? 180 अंश। चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग जो होता है वो कितने अंश होता है? 180 अंश होता है। तो यानी कि कोण A प्लस कोण F बराबर क्या होगा? 180 अंश। यहां पे लिख देंगे कोण A प्लस कोण F बराबर कितना हो जाए? 180 अंश। इसको लिख देंगे समीकरण 1। कोण A प्लस कोण F बराबर कितना? 180 अंश। क्या लिख देंगे? समीकरण 1। ऐसे ही यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है हमें। त्रिभुज कौन सा है? देखो इधर त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज क्या है? त्रिभुज यहाँ पे है EFG, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज EFG से। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो हमें मालूम है वो कितने अंश होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो होता है 180 अंश। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस कोण F बराबर कितना होगा? यहाँ पे लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस कोण कौन सा है? F बराबर कितना है? बराबर है 180 अंश। इसको लिख देंगे समीकरण 2। इनकी जो है RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगी? बराबर होगी। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से दोनों का मान 180 अंश है, यानी इधर वाले जब मान बराबर हैं तो इधर वाले भी मान कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा? कोण A प्लस का क्या है? कोण F बराबर हो जाएगा यहाँ पे R1 प्लस का क्या है? R2 प्लस का क्या है? कोण F बराबर, ये तो बराबर लिखा है, कोण F से कोण F कट जाएगा तो जो कोण A आया है वो किसके बराबर होगा? R1 प्लस के बराबर किसके होगा? R2 के। A बराबर कितना आया? R1 प्लस R2। अगर अल्पतम विचलन की स्थिति है, अल्पतम विचलन अभी हमने पीछे बताया था, अल्पतम विचलन क्या होता है? जब विचलन कोण जो है बहुत सूक्ष्म हो। अल्पतम विचलन की स्थिति में एक पॉइंट याद रखना है, अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है? अल्पतम विचलन की स्थिति में ये होता है कि जो R1 है वो किसके बराबर होगा? R2 के। अल्पतम विचलन बता दिया था जब विचलन कोण बहुत सूक्ष्म हो। तो विचलन कोण बहुत सूक्ष्म हो उस स्थिति में क्या होता है? R1 जो है वो किसके बराबर आ जाता है? R2 के बराबर होता है। और I1 जो है वो किसके बराबर होता है? I2 के बराबर होता है। ये लिख देंगे अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या हो जाएगा? R1 जो होगा वो किसके बराबर होगा? R1 जो होगा वो R2 के बराबर आएगा। R1 R2 के बराबर आएगा। ठीक है, तो यही लिख देंगे अल्पतम विचलन की स्थिति में जो R1 आएगा वो किसके बराबर आएगा? R2 के आएगा। और बराबर हमने कितना मान लिया? R मान लिया।
ऐसे ही अभी एक चीज और आएगी, जो I1 होगा वो I2 के हो जाएगा बराबर, दोनों को I मान लेंगे बराबर में। तो यहाँ पे तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे मान कितना हो जाएगा, तब यहाँ पे मान A बराबर क्या हो जाएगा, तब मान हो जाएगा A बराबर R1 की जगह पे R लिख देंगे, R2 की जगह पे क्या लिख देंगे, R लिख देंगे। तो A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 2R। लेकिन हमें R का मान निकालना, R बराबर क्या होगा, A बाई 2, क्योंकि हमें अपवर्तनांक का मान बताना है। हमने पहले ही बताया था कि अपवर्तनांक जो है वो n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर होता है। तो हमें I का मान निकालना और किसका मान निकालना, R का। तो R का तो मान आ गया A बाई 2। ऐसे ही हमें किसका मान निकालना है, ऐसे ही मान हमें निकालना है, क्या नाम, ऐसे ही मान हमें निकालना है I का। अब I का मान कैसे निकालेंगे, अभी हमने पीछे बताया था कि ये जो कोण है डेल्टा, ये क्या है, बहिष कोण है। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में डेल्टा बहिष कोण है, DEG, त्रिभुज DEG में जो डेल्टा है वो क्या है, बहिष कोण है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DEG में डेल्टा, त्रिभुज DEG में डेल्टा बहिष कोण है, बहिष कोण है। जब ये डेल्टा बहिष कोण है, और बहिष कोण जो है हमने मैथ में पढ़ा होगा, बहिष कोण क्या होता है, बहिष कोण का जो मान होता है वो सुदूर त्रिभुज के दूर स्थित कोणों के योग के बराबर होता है। इस त्रिभुज में दूर कौन कौन से कोण है, एक ये है, एक ये है। तो I1 माइनस R1 किसके बराबर होगा, ये I1 माइनस R1, और दूसरा क्या है I2 माइनस R2, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब I वाले एक साथ लिखेंगे, R वाले एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा का मान कितना हो जाएगा, I1 लिखा है, ये I1 और I1 वो यहाँ पे क्या है I1 है, ठीक है। I1 माइनस का क्या होगा, कितना, वो प्लस का निशान लगेगा ना यहाँ पे, सुदूर स्थित कोणों के योग के बराबर होगा। एक कोण कौन सा है, एक है यहाँ पे डेल्टा वाले त्रिभुज में, दूर वाला कोण, ये पास वाला छोड़ दिया जाए, दूर वाला कोण कौन सा है, दूर वाले कोण एक ये आया I1 माइनस R1, एक I2 माइनस R2। तो I1 माइनस R1 एक I2 माइनस R2 इसके योग के बराबर होगा। अब हम I वाले पास में लिखेंगे, R वाले पास में लिखेंगे। तो I1 ये लिख दिया, और I2 भी प्लस का है तो प्लस का लिख दिया I2। यहाँ पे R1 माइनस का है, तो R1 जो है वो किसका है, माइनस का, और माइनस का क्या है, R2 है। R1 और R2 किसका है, माइनस का है। इतना आएगा नहीं आएगा। अब यहाँ पे अगर हम माइनस बाहर कॉमन ले लें, इसमें माइनस हमने क्या ले लिया, यहाँ पे माइनस, दोनों माइनस में ही आए ना, R1 भी माइनस में आया, R2 भी माइनस में आया। अगर यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो रहा है, प्लस। माइनस कॉमन लिया, जैसे कि यहाँ पे लिखी वही चीज है, अगर इसका गुणा कर देंगे तो माइनस R1 हो जाएगा, माइनस का R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब लिखेंगे अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में हमने बताया था अभी I1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा I2 के, और R1 बराबर किसके हो जाएगा, R2 के। तो ये वाली चीज लिखेंगे, यानी कि डेल्टा जो है वो डेल्टा ना रहे, डेल्टा की जगह पे क्या हो जाए, डेल्टा एम, डेल्टा की जगह पे क्या हो जाए, यानी कि जो विचलन कोण है वो सूक्ष्म हो जाए, विचलन कोण जो है वो कैसा हो जाए, सूक्ष्म हो जाए। डेल्टा जो है डेल्टा एम बन जाए, मिनिमम विचलन हो। तो मिनिमम विचलन की स्थिति में जो I1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, I1 जो है वो बराबर हो जाएगा I2 के, और इसको क्या मान लिया हमने, I, और R1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, R2 के, और इसको क्या मान लिया हमने, R। ये 3 पॉइंट हो जाएंगे इस स्थिति में। तो यहाँ पे डेल्टा की जगह पे क्या हो जाएगा, जब डेल्टा लिखा है, इस डेल्टा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, डेल्टा एम। तो डेल्टा की जगह पे हम लिखेंगे डेल्टा एम, और डेल्टा एम की जगह यहाँ पे I प्लस I, I1 प्लस I1, I2 है, तो I1 का भी मान I है, I2 का भी मान I है, तो क्या हो जाएगा 2I माइनस का क्या हो जाएगा 2R। इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 2I माइनस का क्या हो जाएगा 2R। मान लिख देंगे यहाँ पे, देखो इधर डेल्टा एम बराबर अगर लिखेंगे 2I का मान कितना आया, 2R का मान कितना है, 2R की जगह पे यहाँ पे 2I ऐसे ही लिख दिया है, 2I ऐसे लिख दिया, और 2R ये लिखा है, और 2R की जगह पे क्या आया, 2R की जगह पे आया A। ठीक है, और इस वाले समीकरण से हम किसका मान निकालेंगे, I का मान निकालेंगे। ये A जो है इधर माइनस का, इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पे हो जाएगा 2I बराबर, या यहाँ से I का मान लिखेंगे तो I का मान कितना हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस A बाई 2। I का मान कितना है, I का मान है डेल्टा एम प्लस A बाई 2। कैसे आया, ये इधर माइनस का है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डेल्टा एम प्लस A, तो डेल्टा एम प्लस A। यहाँ पे 2I है, 2I का इधर गुणा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा एम प्लस A बाई 2। ये मान आ गया I का, ये मान आ गया R का। लेकिन हमें I और R के मान नहीं निकालने थे बेटा,
भाई हमें किसके मान निकालने थे? हमें मान निकालना n का। मान किसका निकालना? हमें मान निकालना n का। मान किसके आए हमारे पास? मान हमारे पास आए हैं i के और मान आए हमारे पास r के। लेकिन n का मान कैसे निकालेंगे? देखो जरा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो अपवर्तनांक n बराबर होता है, अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है? स्नेल के नियम में पढ़ा है हमने पहले वाले चैप्टर में, अपवर्तनांक वाले में, साइन i अपॉन साइन r। ये वाले मान यहां पे लिख देंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा? साइन i की जगह पे क्या है? डेल्टा m प्लस ए वाई 2, और r की जगह पे क्या है? साइन ए वाई 2। तो ये आ जाएगा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र क्या आएगा? प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र आएगा साइन n बराबर साइन डेल्टा m प्लस ए बाई 2 अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन ए बाई 2। किसका सूत्र आया? अपवर्तनांक का। और अपवर्तनांक किससे प्रश्न करते हैं? n से। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अपवर्तनांक n से प्रश्न करते हैं और अपवर्तनांक n बराबर क्या आएगा? प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक n का फार्मूला क्या आएगा? n बराबर साइन डेल्टा m प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। यहाँ जो a है वो प्रिज्म कोण है, डेल्टा m है वो क्या है? विचलन कोण है। ठीक है। अब इसमें दो चीजें और याद रखनी है। अगर हमसे n का मान ना पूछा जाए, अगर हमसे r का मान पूछा जाए, किसका मान पूछा जाए? हमसे पूछा जाए r का मान। तो r का मान अगर पूछा जाए तो r का देखो यहाँ पे फार्मूले में कितना मान आया? जो r होता है वो a का कितना होता है? आधा। अगर हमसे बोला जाए किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण जो है वो 60 अंश है, तो उसका जो है अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। तो अपवर्तन कोण r बराबर क्या हो जाए? ए बाई 2, यानी कितना होगा? 60/2। तो दो फार्मूले ये भी याद रखना, अगर हमसे a पूछा, वो r पूछा जाए तो r बराबर क्या हो जाए? ए बाई 2। दूसरे नंबर पे अगर हमसे i पूछा जाए तो i का हमें फार्मूला क्या याद रखना? i बराबर क्या होता है? i बराबर आएगा डेल्टा m प्लस ए बाई 2। तो दो फार्मूले याद रखने। यहाँ पे हमें तीन फार्मूले हो गए हैं। अगर r का मान पूछा जाए सिर्फ r का, तो r बराबर क्या हो जाए? ए बाई 2। और सिर्फ i का मान पूछा जाए प्रिज्म के लिए तो i बराबर क्या होगा? डेल्टा m प्लस ए बाई 2। और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक पूछा जाए तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर क्या हो जाए? साइन डेल्टा m प्लस ए बाई 2 और अपॉन क्या हो जाए? साइन ए बाई 2। ये हो गया प्रिज्म के लिए सूत्र। एक और छोटी सी बात बची है, बस ये पूरा हो गया टॉपिक। छोटी सी बात ये, अगर प्रिज्म अत्यंत पतला हो, यहां पे लिखेंगे अगर प्रिज्म अत्यंत पतला हो, तो यहां पे लिखेंगे अगर, यदि प्रिज्म अत्यंत कैसा हो? अत्यंत पतला हो, तब ये कंडीशन याद रखना है। अगर प्रिज्म अत्यंत पतला हो, कोई चीज बहुत पतली होती है, लेंस बहुत पतला होता है, प्रिज्म बहुत पतला होता है, उस स्थिति में क्या किया जाता है? उसके त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उसके बराबर हो जाते हैं। इस स्थिति में क्या हो जाता है? तब ये होता है कि जो साइन डेल्टा m प्लस ए वाई 2 है वो लगभग बराबर किसके हो जाएगा? वो लगभग बराबर हो जाएगा डेल्टा m प्लस ए वाई 2 के। यानी कि साइन हट जाएगा पतले प्रिज्म की कंडीशन में। दूसरे नंबर पे साइन ए वाई 2 किसके बराबर हो जाएगा? साइन ए वाई 2 लगभग बराबर आएगा वो ए वाई 2 के। अतः करके लिखेंगे, अतः अगर तब मान निकालेंगे, तब मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे तब मान कितना हो जाएगा बेटा? देखो इधर, यहाँ पे हो जाएगा अतः साइन हट जाएगा ऊपर से, तो n बराबर क्या बचेगा? जब साइन हट गया तो क्या बचेगा? डेल्टा m प्लस ए वाई 2 और अपॉन में क्या बचेगा? ए वाई 2। इस वाले से जो चीज कटेगी वो काट देंगे। क्या क्या चीजें कटेंगी बता? कुछ कटेगा? बोलो इधर, इसमें क्या कटेगा? कौन सी चीज से कटेगी? 2 से 2 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा n बराबर कितना बचेगा? डेल्टा m प्लस ए। 2 से 2 कट गया, अपॉन में ए बचेगा, ए का गुणा इधर हो जाएगा, n ए बराबर क्या बचेगा? डेल्टा m प्लस ए। ये इधर आ गया, उधर ये लिखा है। अब ए एक साइड ले आओ तो यहाँ पे क्या बचेगा? n ए, ये लिखा है n ए, और इधर आ जाएगा माइनस के ए बराबर क्या बचेगा? डेल्टा m। तो डेल्टा m बराबर क्या बचेगा? एन ए माइनस ए अगर कॉमन मिलेगा तो ए इंटू एन माइनस 1। ये फॉर्मूला याद रखना है। तो इसमें यही चार चीजें याद रखनी है हमें। प्रिज्म से संबंधित चीजों में क्या क्या चीजें याद रखनी है? सबसे पहली चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वाले चैप्टर में,
मतलब फार्मूला जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही रहेगा। एन बराबर क्या है, एन बराबर प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फार्मूला क्या है, एन बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। प्रिज्म अगर बहुत पतला है, जैसे बोल दिया प्रिज्म का कोण जो है वो 1 अंश है, 2 अंश है, 2.5 अंश है, 3 अंश है, तो उस स्थिति में प्रिज्म बहुत पतला है, तो उस स्थिति में जो फार्मूला आएगा डेल्टा एम बराबर ए इंटू एन माइनस 1। और अगर हमसे ए का मान वो आई का मान पूछा जाए तो आई बराबर क्या होगा, डेल्टा एम प्लस ए बाई टू। तो ये वाला मान किसका हो जाएगा, आई का। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, और आर बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई टू। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा एकदम से क्लास, ठीक है, आप सभी को क्लास एकदम से समझ में आया होगा। पढ़ते रहेंगे सभी लोग एक साथ में, ठीक है। एक वो शायरी सुनी होगी तुम लोगों ने कि क्या है, देख लें, वह ख्वाहिशों का काफिला भी बड़ा अजीब है मेरे भाई, ख्वाहिशों का काफिला बड़ा अजीब है मेरे भाई, ये वहीं से गुजरता है जहां पर रास्ते अक्सर बंद होते। तो हमें जो है, अगर हमें अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना है तो हमें जो है अपने रास्ते खुद बनाने होंगे। इस वजह से अभी तो आप लोग 10th क्लास में हैं, लगातार धीरे धीरे मेहनत करते रहिए और एकदम से अपने रास्ते बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए यही, बाकी कल।